हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। स्टैट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं ऑलरेडी। पहले वो देख लीजिएगा, अगर नहीं देखी हैं एक सीरीज समझ आ जाएगी आपको। और कोई भी टॉपिक आपके सिलेबस में हो, डायरेक्ट उस टॉपिक पे जाने के बजाय एक बार बेसिक्स पढ़ लीजिएगा, यानी कंटिन्यूटी में क्लास 1 से देख लीजिएगा जी, ठीक है। क्योंकि अपने जो एमएड के एग्जाम्स है ना, एमएड वालों में क्या कर रखा है, सीधा आपको क्या कर देंगे, मीन, मीडियन, मोड या मीन बाय अज्यूम्ड मीन डायरेक्ट मेथड। सो उन मेथड से डायरेक्ट बोल दिया जाएगा। जैसे अभी आपके सिलेबस में कहीं ना कहीं मेंशन होगा प्रोडक्ट कोरिलेशन बताना है, प्रोडक्ट मोमेंट से या फिर रैंक डिफरेंस मेथड से। सो वो डायरेक्ट दे दी जाती हैं चीजें, और कई बार बेसिक्स जो है कॉलेजेस में नहीं बताए जाते। इसलिए जब भी आप स्टैट के बारे में कुछ भी पढ़ें, सो एक बार बेसिक की जो स्टार्टिंग की 2-3 ये 3 जो वीडियोस हैं इससे पहले वाली, वो देख लीजिएगा। उसके बाद आप कोरिलेशन, मीन, आपको जो भी देखना है उस पे शिफ्ट होइएगा, ताकि एक कंटिन्यूटी आपकी बनी रहे, ठीक है। आज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये क्या होते हैं या किसका टाइप है, वो हम पिछली वीडियो में बात कर चुकी हैं। तो उसमें 3 आते हैं मेजरली, मीन, मीडियन, मोड। तो मीन की बात करेंगे जी आज डिटेल में, अज्यूम्ड मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, किस किस तरीके से हम मीन निकाल सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इनकलकेट लर्निंग को, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। सो लर्निंग के लिए आप इनकलकेट लर्निंग को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए, मेजर्स को, इन मेजर्स को ना स्टैटिस्टिकल एवरेज या एवरेजेस भी बोला जाता है, ओके। और सुन लीजिएगा, जो भी मैं बोलूं ना समझने की कोशिश कीजिएगा। सो सेंट्रल टेंडेंसी है ना, मतलब सेंटर में आप ला रहे हैं कोई चीज। मान लो मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन या एक डाटा प्रोवाइड किया, सो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होगी कि मैं उस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, मान लो आपने 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से मेरे को डाटा प्रोवाइड कर दिया। अब मैं सेंट्रल टेंडेंसी की बोल रही हूं जब, तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है कि मैं आपको ये सारा का सारा डाटा वापस से बताने की बजाय मैं आपको कोई एक नंबर बोल दूं। मान लो मैं बोल रही हूं 7, तो वो 7 में क्या बोल रही हूँ कि 7 जो है इसकी सेंट्रल टेंडेंसी है। मतलब इन सबको अगर मैं मिला जुला के देखूंगी, सो एक मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो मुझे लगेगा ना, एक मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव फिगर, जिससे आप पूरे के पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या है, मतलब इस डाटा का सेंटर है एक तरीके से ये, कि अगर मैं ये नंबर बोल रही हूं तो ये कहीं ना कहीं 4 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कहीं ना कहीं 10 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। सो ये सेंट्रल टेंडेंसी होगी, यानी कि अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ वैल्यू, जो मैंने आपको बताई 7, अराउंड विच ऑल द ऑब्जर्वेशंस हैव अ टेंडेंसी टू क्लस्टर, यानी उसके आसपास ही आपको सारी वैल्यूज दिखाई देंगी। सो ये जो वैल्यू है, इसको मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव फिगर जो है पूरे के पूरे डाटा को बोला जाता है, यानी सेंटर है, ये बेस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास में स्कोर है बच्चों के, और जो बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं, मतलब किसी के 90 नंबर भी हैं और किसी के 50 नंबर भी हैं, 40 नंबर भी हैं। सो ऐसे फ्लक्चुएट कर रहे हैं। सो जो हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच में मैं एक नंबर बताऊंगी आपको, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो है उस नंबर के आसपास लाई करेंगे, ओके। सो एक जब हम बात कर रहे हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स जहां पे जिस रेंज में लाई करते हैं, वो जो नंबर आपको बताया जाएगा वो टेंडेंसी होगी उसकी। सो दिस टेंडेंसी ऑफ अ ग्रुप अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड जो टेंडेंसी, उसको सेंट्रल टेंडेंसी बोलेंगे। जो टिपिकल स्कोर होगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको टिपिकल स्कोर 7 बता दिया, तो ये जो टिपिकल स्कोर है जो कि एक्सट्रीम लोज यानी 4 और एक्सट्रीम हाई 10, इन दोनों के द्वारा, इनके बीच में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके आसपास लाई करेंगे या इसके अराउंड लाई करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे जी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि जो सेंट्रल टेंडेंसी का नंबर होगा वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो शेयर करेंगे, ओके। ये मतलब हो गया सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब। अब ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, सॉर्ट ऑफ एवरेज या टिपिकल वैल्यू होगी। उस वैल्यू को हम, मतलब उस जो सीरीज में हमें आइटम दिए गए हैं उनका कहीं ना कहीं समराइज कर रही होगी उसको, तो समराइज यानी कि उसका एवरेज होगा एक तरीके से। सो टेट ने ये डेफिनेशन दी, ठीक है। ईच ऑफ देम, यानी इन तीनों में से जो मीन, मीडियन और मोड की हम बात करते हैं, जो कि सेंट्रल टेंडेंसी हम मीन, मीडियन या मोड के जरिए से पता कर सकते हैं। Each of them in its own way can be called representative of the characteristic of whole group. So mean को भी, median को भी और
और मोड को भी, अगर आप किसी का मोड बता रही हैं, मोड का क्वेश्चन सीटेट में तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन मोड का आता है, मैंने ऑब्जर्व किया था ये क्वेश्चन पेपर्स के बेसिस पे। सो मोड, मीन, मीडियन ये निकालने आपको आने चाहिए। अगर आपको मीन दे रखा है, मोड दे रखा है, तो मीडियन कैसे निकालेंगे वो आना चाहिए, और वो सारी चीजें हम धीरे धीरे करके सीखेंगे ये स्टैट वाली सीरीज में। ओके, सो मीन, मीडियन या मोड, तीनों में से हम किसी को भी एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टरिस्टिक जो है ये शो करते हैं, तो इसको सेंट्रल टेंडेंसी बोल सकते हैं। ओके, ये तीनों के तीनों ही एक सिंगल वैल्यू को डिनोट करेंगे, एक सिंगल वैल्यू आपको देंगे। जब हम मीन निकालेंगे किसी चीज का तो एक सिंगल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और हम बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये जो मीन है या ये जो मीडियन है, मोड है, ये पूरे की पूरी सीरीज या पूरा का पूरा जो डाटा आपको दे रखा था उसका सेंटर है, मतलब उसको रिप्रेजेंट करता है आपका वो फिगर। ओके, जैसे कई बार साइंस में आपने 10th 12th तक एक्सपेरिमेंट किए होंगे, 10th में भी। सो वहां पे क्या होता था, टीचर आपको कोई एक्सपेरिमेंट करने को बोलता था और वो बोलता 3-4 बार कर लो चलो, या 3 बार कर लो। तो वो जो 3 बार, मतलब 3 बार आपकी वैल्यू आई ए, बी और सी, उसका जब आप मीन निकालते थे वो आपका एक क्या सिग्निफिकेंट फिगर उसको हम मानते थे, एक रिप्रेजेंट कर रहा था आपको सही वैल्यू। ठीक है, मीन, अब मीन भी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और जो हमारा क्या है हार्मोनिक मीन, ये 3 मीन हम यूजुअली पढ़ते हैं। प्लस मीन निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। ओके, मीन क्या होगा, सिंपलेस्ट बट मोस्ट यूजफुल मेजर है ये सेंट्रल टेंडेंसी का, यानी कि जितनी भी वैल्यूज हमारे पास हैं उन सारी वैल्यूज को टोटल नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दीजिए। मान लो मेरे पास वैल्यूज हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी टोटल नंबर तो मेरे पास कितने 8 हैं। तो n क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स n हो जाएगा मेरे पास 8। ये अनग्रुप्ड डाटा है। ओके, 2 तरीके के डाटा हम पढ़ेंगे, ग्रुप्ड डाटा और अनग्रुप्ड। अनग्रुप्ड मतलब मेरे पास सिंगल सिंगल वैल्यूज दे रखी हैं। अगर मेरे को ऐसे बोल दिया जाए कि मान लो एक क्लास है, उसमें 4 बच्चों के नंबर 60 से 65 के बीच लाए करते हैं, 5 बच्चों के नंबर 65 से 70 के बीच लाए करते हैं, यानी कि ये ग्रुप में दिया हुआ है मुझे डाटा। यहाँ पे मुझे डायरेक्ट दे दिया कि एक स्टूडेंट के या कोई स्टूडेंट का नाम लगा लो कि फलाने ए स्टूडेंट के जो है वो नंबर है 40, बी स्टूडेंट के नंबर है 50, सी के हैं 60। तो मुझे एक अगर इंडिविजुअल वैल्यूज दी जा रही हैं जिनको ग्रुपिंग में नहीं डाला गया है, सो वो अनग्रुप्ड डाटा हो गया। और अगर मुझे ग्रुपिंग बना के दे रखी है तो वो क्या हो गया, मेरा ग्रुप्ड डाटा हो गया। ओके, तो जब अनग्रुप्ड डाटा की बात करेंगे तो डायरेक्ट जो वैल्यूज आपको दे रखी हैं उनको जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए, डिवाइड बाय टोटल नंबर n, यहाँ पे कैपिटल N ही कर लीजिएगा, कैपिटल N। और समेशन किस चीज को शो करता है, सम को। ओके, तो ये समेशन सम को शो करेगा, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। एंड ये चीज ध्यान रखिए कि जो भी वैल्यूज हैं अनग्रुप डाटा में हम कैसे निकाल सकते हैं। मैंने वैल्यूज प्लस की ए बी सी, डिवाइड बाय 3 वैल्यूज हैं तो 3 से डिवाइड कर दिया, 4 हैं तो 4 से कर दिया। ओके, तो समेशन, सिंबल ऑफ समेशन है ये, प्लस कर रहा है, ये सम दिखा रहा है किस चीज का, जो भी x1 x2 x3 xi तक का, xn तक। ओके, तो इसको हमने xi क्या हो गया 1 2 3 से लेके n तक हो गया, टोटल नंबर डिवाइड बाय n। ये तो सबको पता है, ये मीन निकालने का तरीका हम सबको पता है। तो ये जो तरीका आपको पता है ये इन जनरल है। ओके, अब यही अगर ग्रुप्ड डाटा है मेरे पास, तो ग्रुप्ड में मैंने आपको क्या बोला कि मेरे को ग्रुपिंग दी हुई है, मान लो 60 से 65 तक 4 बच्चों के स्कोर एग्जिस्ट करते हैं, एंड देन मान लो 70 तक, 66 से 70 तक, देन 71 से 75 तक, इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। ओके, ये भी 61 से 65 लगा लो, 4 इंटरवल आ जाएगा। ओके, सो अब ये चीज क्या है, ये जो 4 बच्चे हैं उनका यहाँ डाटा लाई करता है, 5 का लाई करता है, तो ये जो 4 5 ये जितने भी डाटा हमें दे रखे हैं ना, वो क्या है, वो फ्रीक्वेंसी है उस पर्टिकुलर आइटम की। ओके, ये ग्रुपिंग हो गई। तो ग्रुप्ड मेथड से अगर हम ग्रुप में जब हम निकालते हैं तो 2 मेथड है मेरे पास, यानी अगर मेरे पास ग्रुप्ड डाटा दिया हुआ है तो मेरे पास 2 तरीके हैं मीन निकालने के, एक है जनरल मेथड और एक है अज्यूम्ड मीन मेथड। दोनों को एक बार कर लेते हैं विद एग्जांपल। ओके, तो जो जनरल है उस जनरल में मुझे क्या दिया मिलेगा, डाटा ये दिया मिलेगा, ये जनरल मेथड है। मुझे स्कोर्स दे रखे हैं और मुझे फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी और मिड पॉइंट दे रखा होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं मेरे पास यहां तक की ना। तो अब मुझे क्या बोला गया कि 65 से लेके 69 तक 1 बच्चा है, 60 से लेके 64 तक 3 है, 55 से 59 तक 4 हैं, यानी ये तो हो गई फ्रीक्वेंसी।
ये हो गए इसके मिड पॉइंट, यानी 65 से 69 के बीच का मिड पॉइंट हो गया 67, 60 से 64 के बीच का हो गया 62, ये है मिड पॉइंट जी। अगर ना भी दे रखे हो तो निकाल लीजिएगा। ओके, मिड पॉइंट मतलब इनके बीच में, यानी 20, 21, 22, 23 और 24, तो इनके बीच में क्या है, 22 लाई करता है ना, तो वो बिल्कुल मिड पॉइंट दिखेगा आपको। ठीक है, इतना क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमें तो ये बोला था ना कि अगर हमारे पास यहाँ नंबर दिए होते डायरेक्ट, तो हम डायरेक्ट ऐड करके नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देते, लेकिन अब हमें दे रखी है फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट, तो फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी fx। तो ये fx का समेशन, यानी जो भी चीज आई वो, एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ये n जो हमने फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया है टोटल। ओके, सो ये जो निकल के आएगा आपके पास, ये क्या निकल के आएगा जी, हमारा जनरल मेथड से मीन निकल के आएगा। बेसिकली ये मिड पॉइंट हो गया, या जो नंबर हमें दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करना है। ओके, सो ये हो गया हमारा नॉर्मल इन जनरल मेथड। यहां पे हमने मीन कैसे निकाला, fi यानी ये f1 था और ये x1 था, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका सम निकाल लिया क्योंकि समेशन है आगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर, कैपिटल N ही कर लीजिएगा, डिवाइड बाय 50, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 44.6 आ गया। अब मान लो मेरे पास सेम डाटा है और इस सेम डाटा के साथ मुझे बोल दिया गया क्वेश्चन में कि अज्यूम्ड मीन मेथड से निकालिए। जो एमएड वगैरह के एग्जाम्स हैं उसमें आपको मेंशन किया होता है बहुत बार कि स्पेसिफिकली अज्यूम्ड मीन मेथड से निकालिए। अब अज्यूम्ड से हमें पता चल रहा है कि हम कोई मीन अज्यूम करके चलेंगे और उसके बाद सॉल्व कर देंगे, तो ये तो इन जनरल फॉर्मूला हो गया। अब अज्यूम्ड मीन, मान लो मेरे पास यही सेम डाटा यहां तक दिया हुआ था और अब मुझे बोला कि अज्यूम्ड मीन मेथड से निकालो। सो अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला हो जाएगा, जो मीन है, यानी मान लो मैंने क्या किया, अज्यूम कर लिया मीन 42, यानी कहीं मुझे लगा कि यहां कहीं लाई करेगा और इसमें से मैंने कुछ भी, आप कोई भी अज्यूम कर सकते हैं, मैंने अज्यूम कर लिया 42, उसके बेसिस पे ये कैलकुलेशन है इसलिए मैं 42 लेके चल रही हूँ। ओके, देन जो अज्यूम्ड मीन मेरा आया है, मैं क्या करूंगी, इस मिड पॉइंट में से 67 में से मैं अज्यूम्ड मीन यानी 42 को माइनस करूंगी, डिवाइड बाय इंटरवल आई। इंटरवल क्या है, ये जो स्कोर है ना हमारा 65 से 69, यानी कितना डिफरेंस आ रहा है इनके बीच में, 5 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 5 का ही आ रहा है ना, नहीं 4 का। ओके, यानी कितनी वैल्यूज हैं ये देखिए, 65, 66, 67, 68, 69, तो ये 5 वैल्यूज हैं, ये 5 वैल्यूज का ग्रुप है। यहाँ पे 60 से 64 भी 5 का है। तो ये चीज ध्यान रखिए, ए मतलब अज्यूम्ड मीन, ये क्लास का इंटरवल, कितने इंटरवल पे ग्रुप बना रखे, 5-5 के इंटरवल पे बना रखे हैं। अगर एफ देखें तो ये फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, एन मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी, तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई, ये यहाँ पे मिड पॉइंट दे रखे हैं। अब मैं क्या करूंगी, 67 माइनस 42 डिवाइड बाय 5, देन 62 माइनस 42 डिवाइड बाय 5, तो ये देखिए मैं निकाल के दिखा देती हूँ एक आधा, तो माइनस 42 डिवाइड बाय 5, तो 7 में से 2 गए 5, 6 में से 4 गए 2, और ये डिवाइड बाय 5, तो 5 5 25, तो 5 आ गया। ऐसे ही 62 में से 42 डिवाइड बाय 5, यहाँ पे भी 57 में से 42 माइनस किया, 3 आ गया। अब यहाँ 22 में से अगर मैं 42 माइनस करूंगी तो माइनस में आएगी ना वैल्यू, सो ये डिवाइड बाय 5 करके -4 आ गया। ओके, सो ये वैल्यूज आ गई। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरा x डैश आया है, इस x डैश की मल्टीप्लाई करनी है मुझे फ्रीक्वेंसी से, यानी एफ एक्स डैश निकालना है क्योंकि फॉर्मूला में वही है। ओके, सो ये अज्यूम्ड मीन है ना, तो अज्यूम्ड मीन में ये जो स्टेप है आपका, ये मीन एक्स डैश निकालने का, ये इंक्रीज हो गया। पहले क्या था हमारे पास, मैंने फ्रीक्वेंसी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया था, सबको सम कर दिया था और डिवाइड बाय टोटल नंबर कर दिया था। अब मेरे पास ये स्टेप इंक्रीज हो गया कि मैंने अज्यूम्ड मीन जो है वहां से माइनस किया, जो वैल्यू थी मेरी मिड पॉइंट था, डिवाइड बाय मैंने क्लास इंटरवल किया, ये जो वैल्यू आई फिर मैंने फ्रीक्वेंसी के साथ रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी, ओके, ये 1 है तो ये 5 से मल्टीप्लाई 5, 3 है 4 है 4 3 12, यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस का है ना, तो 4 एकम 4 -4 आ गया। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, मतलब प्लस करने के बाद वैल्यू आ गई 26। इस फॉर्मूला में पुट करना है। अज्यूम्ड मीन कितना था, अज्यूम्ड मीन 42 था, प्लस समेशन ये एफ एक्स कितना आया है समेशन वाला 26, तो प्लस 26 डिवाइड बाय 50 और मल्टीप्लाई बाय इंटरवल यानी 5, सो 5 1 0, यहाँ पे 2.6,
तो 42 में 2.6 प्लस करेंगे तो 44.6 आ जाएगा। सेम आंसर इसी डाटा का हमारे पास जो इन जनरल हमने लिया था वहां पे आया था 44.6। सो मीन आप किसी भी मेथड से निकालें, आपका आंसर सेम आएगा जो डाटा आपको दिया हुआ है उसमें। सो आपके पास ये भी एक ऑप्शन होता है कि अगर आपके पास मेंशन नहीं कर रखा किस मेथड से आप निकालें, तो आपके पास अगर टाइम है तो आप डबल चेक करने के लिए एक बार मीन निकालिए, अज्यूम्ड मीन मेथड से उसको दोबारा निकाल दीजिए उसी पेपर में, क्वेश्चन पेपर में आंसर, मतलब जो आप आंसर शीट लिख रहे हैं, और वो वहां से आपको श्योरिटी हो जाएगी। मतलब उसके बाद तो आपका एग्जामिनर गलत कर ही नहीं सकता, आपको खुद श्योरिटी हो जाएगी कि आपका डाटा जो है उसके बेसिस पे मीन दोनों मेथड से अगर सेम आ रहा है, दैट मीन्स आपका क्वेश्चन करेक्ट है। ठीक है जी। सो ये अज्यूम्ड मीन मेथड हो गया। कुछ नहीं समझ आया हो तो दोबारा देख लीजिएगा, वीडियो को मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी ना समझ आए तो कमेंट करके पूछिएगा, कहीं भी कंफ्यूजन हो तो। ओके, सो ये मीन अगर कंफ्यूजन है तो ये मीन कोई भी अज्यूम करके देख लीजिए। आप यहां से 41 अज्यूम करके देख लीजिए, आपका आंसर फिर भी सेम आएगा। ओके, सो आप जो भी मन मर्जी से अज्यूम कर लीजिए जहां से आपको लगे कि जो है, क्योंकि अगर हम 42 मैन मान के चल रही हूं मैं यहाँ पे, सो यहां से क्या हो जाएगा कि मिड पॉइंट है तो मेरी वैल्यूज ना कहीं सेम सेम आएंगी। जैसे ये क्या थी 5 4 3 2 1 आ रही थी, तो ये 0, ये -1 2 3 4 आ गई। सो इस तरीके से वैल्यूज जहां से आपको ईजी लगे वैसे निकाल लीजिएगा और क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा। अब दो मीन और बचते हैं हमारे, एक ज्योमेट्रिक मीन और एक हार्मोनिक मीन। तो जो ज्योमेट्रिक, अच्छा कई जगह पे अलग अलग चीजें निकालने को बोल दी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए बस एक बार हर एक का फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला पता होगा तो एवरीथिंग विल बी डन। ओके, सो ज्योमेट्रिक मीन की अगर बात करें तो इसकी डेफिनेशन तो वही रहेगी जो फॉर्मूला है, यानी nth रूट किसका, जो xi है उसका। अभी तक हम क्या ले रहे थे, समेशन ले रहे थे, यानी सम कर रहे थे। अब ये जो पाई मेंशन कर रखा है ये प्रोडक्ट को शो करता है। समेशन मतलब प्लस होता था ना, कि अगर मैंने समेशन xi लिखा है दैट मीन्स x1 x2 x3 को प्लस कर दिया मैंने। अगर मैं पाई xi लिख रही हूं दैट मीन्स x1 x2 x3 को मल्टीप्लाई किया है मैंने। ओके, सो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला हो गया nth रूट ऑफ पाई xi, यानी x1 x2 x3, और यहाँ पे n, यहाँ पे xn जितना भी आएगा, मान लो मेरे पास 3 वैल्यूज दी हुई है, ठीक है, वो 3 वैल्यूज मान लो 4 6 और 9 दे दी, यानी 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 9, अब 3 ही वैल्यूज हैं यानी इसका 3 हो गया। ठीक है, या और 3, ये √3 का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, ये क्या आ जाएगा 216 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखिएगा, और इसका मतलब हो गया 1/3। ठीक है, अब यहां पे मुझे ऐसी वैल्यू ढूंढनी है, जैसे अगर मैं बोल रही हूं 6 का क्यूब 216 होता है, तो मैं 6 का क्यूब लिख दूंगी, और ये ऊपर क्या है 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये रूट और क्यूब का आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जब हम ये बोलते हैं अंडर रूट, सिर्फ अंडर रूट, तो वो बाय डिफॉल्ट 2 ही होता है यहाँ पे। ओके, सो अगर 4 × 9 होता सिर्फ, ठीक है, तो 4 नहीं, या मान लो 5 और 5 होता, 5 5 25, सो मेरे पास अगर ज्योमेट्रिक मीन बोल दिया जाता तो वो अंडर रूट 25, 2 ही वैल्यूज हैं तो 2 आ जाता, यानी 5 का स्क्वायर 5 5 25, और ये 1/2 क्या कर जाता हमारा कैंसिल, तो 5 आंसर आ जाता। अब मुझे दे दी 3 नंबर, तो ये क्या हो गई 4 × 6 × 9, अंडर रूट में 3 होना चाहिए। अंडर रूट 3 का मतलब क्या है, 4 × 6/9 यानी 1/3। अब मुझे ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसका क्यूब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाए, इनका मल्टीप्लाई 216 आएगा जो मैंने अभी बताया, और 6 का क्यूब अगर हम करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी 216, तो ये कैंसिल हो गया। अगर आपको यहाँ 4 वैल्यूज दी होती, यानी 4 6 9 और मान लो 10 भी दे दिया, और इसका क्या हो जाता, फिर ये 1/4 हो जाता, क्योंकि 4 वैल्यूज हैं। ओके, फिर हमें मल्टीप्लाई करके ऐसी वैल्यू निकालनी पड़ती जिसका 4 जो है, हम जब 4 बार उसको मल्टीप्लाई करें तब जाके वो 4 4 कैंसिल होता। ओके, सो ज्योमेट्रिक मीन, बस आपको तरीका पता होना चाहिए होता क्या है ये। सो पाई का मतलब कन्वेंशनल प्रोडक्ट नोशन हो गया, जैसे समेशन का कन्वेंशनल सम नोशन होता है। ओके, xi हमें पता है 1 से लेके n तक, n जो है वो टोटल नंबर हो गया, यहाँ पे n स्मॉल n वाला, एंड ज्योमेट्रिक मीन हमारा निकल गया। ऐसे ही हार्मोनिक मीन में क्या होगा, हम रेसिप्रोकल करते हैं, एवरेज का भी रेसिप्रोकल का, मतलब हमने एवरेज निकाला रेसिप्रोकल्स का। मान लो मेरे पास 1 2 और 3 वैल्यूज हैं, मैंने इनको रेसिप्रोकेट किया, यानी 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। अब इसका क्या निकाला मैंने, सम निकाला, एवरेज निकाला, और फिर जो एवरेज आया उसको भी रेसिप्रोकेट कर दिया, यानी उल्टा कर दिया।
ओके, सो ये चीज आई होप आपको समझ आई हो। हमें क्या करना है, हार्मोनिक मीन का मतलब होगा रेसिप्रोकल, ये देखिए रेसिप्रोकल ऑफ सम, एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज। ठीक है, अगर मैं रेसिप्रोकल हटा दूं तो क्या बचा, ये समेशन ही बचा ना, ये तो हमने अभी तक पढ़ा था, मीन है ये हमारा, तो इसका रेसिप्रोकल का मीन निकाल रहे हैं हम, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका भी एक क्वेश्चन मैं बता देती हूं आपको। मान लो हमें बोल दिया 4, 5 और 10 का निकालना। ओके, सो ये हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले में आ जाएगा रेसिप्रोकल, ये मेरी ब्रैकेट, समेशन किसका, रेसिप्रोकल ऑफ एक्स आई। तो अगर समेशन है मतलब प्लस है तो मैं प्लस करती जाऊंगी, देखिए 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/10, और ये तीन ही वैल्यूज है तो डिवाइड बाय 3। अब मैं ऊपर वाले को सोल्व करूंगी पहले। मान लो मैंने एलसीएम इसका लिया 60 आया, देन यहां से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 आ गया, देन 12 आ गया। तो बेसिक मैथ्स है तो पता होना चाहिए। ठीक है, डिवाइड बाय 3। ओके जी, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ गया, 3 ऊपर चला जाएगा, एंड देन रेसिप्रोकल, ये वैल्यू तो निकल गई ना हमारी, सो वैल्यू निकल के आई मेरी, इसको सम किया मैंने 33 डिवाइड बाय 60 और इसका 1/3। ठीक है, 3 है ये, तो ये 11/60, तो ये रेसिप्रोकल ऑफ 60/11, रेसिप्रोकल ऑफ 11 वाला आ गया ना, तो वो रेसिप्रोकल यानी 60/11 जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ 11/60। तो उल्टा क्या हो जाएगा, 60/11। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.45। ठीक है, ये हमारा हार्मोनिक मीन हो गया। हार्मोनिक मीन जहां पे यूजुअली टाइम और जो रेट है हमारा, रेट और टाइम जहां इन्वॉल्व होते हैं वहां पूछ लिया जाता है। अदरवाइज बस आपको पता होना चाहिए कि हार्मोनिक मीन जैसी चीज भी होती है। तो हमने कंप्लीट क्या पढ़ा, हमने मीन के बारे में सब कुछ जान लिया। मैंने आपको अर्थमेटिक मीन बता दिया, जब आपको सिर्फ मीन बोला जाए तो बाय डिफॉल्ट वो अर्थमेटिक मीन होता है। फिर मैंने आपको ज्योमेट्रिक मीन भी बता दिया, मैंने आपको हार्मोनिक मीन भी बता दिया, और अर्थमेटिक मीन में एक तो जनरल हो गया ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड में, तो ग्रुप्ड डाटा जो है उस ग्रुप डाटा में एक जनरल मेथड और एक अज्यूम्ड मीन मेथड, तो मैंने दोनों मेथड्स आपको करवा दिए। सो आई होप आपको ये चीजें समझ आई हो। कुछ समझ नहीं आया हो, क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा हो तो कमेंट करके पूछिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज।